हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क। बहुत छोटा वीडियो है, इसमें आपको वर्क के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, कि वर्क में क्या क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क। व्हाट इज वर्क? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क, कि वर्क क्या होता है। जब आपसे कोई बोलता है कि ये काम कर दीजिए, तो वो काम क्या बोलता है? या तो आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दीजिए या उसको पुल कर दीजिए, ये बोलता है आपसे वर्क करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि वर्क डन की डेफिनेशन बनाते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी उस पुल या पुश में हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या कभी उस पुल पुश में हमको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है और वो वर्क हो जाता है। तो सेम वही बात हम करने जा रहे हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका कुछ मास है, सपोज इट्स मास इज m, ओके, एंड वी अप्लाई अ फोर्स कैपिटल F on this body and displace it through very small distance s. कितना डिस्प्लेस किया? s डिस्प्लेस किया। देन व्हाट इज द वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? Work is the product of applied force and displacement in the direction of applied force. मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। कुछ बुक्स में एस की जगह डी भी लिखा होगा, दैट डजंट मैटर। एस एंड डी बोथ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ये क्या हो गया? वर्क। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। इस लाइन को याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्यों बोल रहा हूं इसको, अभी आपको दिखाता हूं ये चीज। चलिए इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। इसकी बात करते हैं इसकी यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई? फोर्स किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। सो न्यूटन मीटर यूज कर लिया, या इसकी जगह पे हम यूज करते हैं जूल। क्या यूज करते हैं? जूल। दिस इज एसआई यूनिट। एंड व्हाट इज सीजीएस यूनिट? न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है? डाइन, और मीटर का सेंटीमीटर, या हम जूल का क्या लिखते हैं? अर्ग, ERG, अर्ग। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी अर्ग्स इन 1 जूल। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? हम जानते हैं अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है और जूल क्या है? एसआई यूनिट। देखते हैं कन्वर्जन इसका। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन 10⁵ टाइम एंड मीटर 10⁻² सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं 10⁵ इंटू 10⁻² डाइन सेंटीमीटर, यानी कि 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, एंड दिस विल written as erg. So this is erg, and 1 Newton meter we can write it 1 joule. So 1 joule is what? 10⁷ erg. Okay, तो 1 joule में कितने होते हैं? 10⁷ erg होते हैं। चलिए ये तो देखा आपने, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली वर्क ना कर रहा हो, किसी एंगल पे वर्क कर रहा हो, तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए देखते हैं। सपोज कि आप मेला गए, ये आप एक कार ले आए, और कार में आप क्या करते हो? वही बचपन की गलती, ये एक रस्सी बांधते हो और ऐसे खींचने लगते हो ना। कितने एंगल पे खींचते हो? अगर ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो आप इससे थीटा एंगल सपोज बना के खींचते हो, इसको पुल करते हो F, और ऐसे खींचते हो और ये जाती है अलोंग हॉरिजॉन्टल है। अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, अब हमने क्या बताया?
वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो क्या होना चाहिए? अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, पर यहां देखिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? इधर होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ऊपर नहीं जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमको दोनों को एक ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। क्यों? डेफिनेशन ही है कि प्रोडक्ट किसका होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। आइए करते हैं। ये फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट्स निकालते हैं बेटा। तो फोर्स के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो जिधर थीटा होता है उसे बोलते हैं F cos थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट आता है? F cos थीटा। इधर कौन सा आता है? F sin थीटा। ये आपको 11th क्लास में बताया जाएगा कि फोर्स के कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, F cos थीटा और F sin थीटा। फिलहाल के लिए आप क्या याद रख लीजिए? F cos थीटा। तो अब मुझे बताइए बाय द डेफिनेशन वर्क डन इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एंड नाउ फोर्स कौन सा हो गया? F cos थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो F cos थीटा और S का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। W is equal to F cos थीटा into S, या W is equal to लिख सकते हैं Fs cos थीटा। तो ये कौन सा वर्क डन हो गया? जब फोर्स किसी एंगल पे लगेगा। ओके, when force is acting on the body at any angle, then work done is Fs cos थीटा। अब आपके लिए cos थीटा एक नया टर्म है, लेकिन इस cos थीटा में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज को आइए देख लेते हैं। जैसे ये याद रखने में याद होगा कुछ बच्चों को और कुछ को नहीं याद होगा, तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं याद है। जैसे cos 0, सपोज 0 एंगल बना रहा है, देन इसकी वैल्यू होती है 1। cos 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2। cos 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। cos 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2। एंड cos 90, इसकी वैल्यू 0। एंड cos 180। इतनी ही जरूरत आपको पड़ेगी और ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ये आपको याद होना चाहिए कि cos की अलग अलग वैल्यूज हैं। अब जब ये cos थीटा का टर्म आ गया तो आप देख सकते हो कहीं पर नेगेटिव है, कहीं पर वैल्यू 0 है और कहीं पर 0 है। तो तीनों हैं, यानी वर्क मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो वर्क क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होने के लिए उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो आइए, पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क व्हेन थीटा को ध्यान से देखिएगा, यही पूरा काम बताएगा, यही बताएगा आपको कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। सपोज दिस इज अ बॉडी and we are applying force capital F on the body and the body displays through S displacement. Okay, then the angle between force and displacement, force is acting in this direction and displacement is also in this direction, so both are making 0 angle to each other. Then theta becomes 0. Then work done is what? Let's calculate it. W is equal to Fs cos theta, which is Fs cos 0, and the value of cos 0 is from the chart 1, then Fs, then W becomes positive. सही है? तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव वर्क हो गया। तो याद रखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पॉजिटिव वर्क? The applied force and the displacement both are in same direction, means दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 0 डिग्री। तभी वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए, ये हो गया। अब सपोज कर एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड देखिए। सपोज एक बॉडी है, इसका मास m है and this is the surface which is at and this body is at height h to the surface, then you drop it. आप इसको ड्रॉप करोगे, ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करेगी इसको। अगर ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करती है तो कितने फोर्स से पुल करेगी? mg। हाउ मच फोर्स? mg। और कितना डिस्प्लेसमेंट लेके आई? h। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? W is equal to force into displacement, and force is what? mg, and displacement is h, then mgh। अब आप सोच रहे हो सर आपने cos वाला क्यों नहीं लिखा? लिख देते हैं cos theta, and theta is what बेटा? height in displacement नीचे, mg force भी नीचे, again the angle is 0। अगर एंगल 0 हो गया तो फिर से cos 0 हो जाएगा
और cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 हो गई, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन पॉजिटिव के लिए तो क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन समझ में आ रही है आपको कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। आइए देखते हैं वर्क डन नेगेटिव कब होता है। आइए देखते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है। नेगेटिव वर्क, व्हाट इज द कंडीशन फॉर बीइंग वर्क इज नेगेटिव। तो क्या होना चाहिए वर्क डन नेगेटिव। हम देख सकते हैं cos 180 की वैल्यू ही सिर्फ -1 है, बाकी सारी क्या है, पॉजिटिव। अगर बाकी सारी पॉजिटिव है तो एंगल क्या होना चाहिए, 180। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 180 देन वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव। आइए देखते हैं, सपोज अगेन एक कार है ये, और ये आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंड वी नो ये जिस रोड पे होगी उस रोड के सरफेस और इस टायर के सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा, और उस कांटेक्ट फोर्स में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, और हम सब उसका नाम जानते हैं, दैट इज फ्रिक्शन। वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन फोर्स आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो ये एंगल कितना बन गया बेटा, 180। देन W is equal to Fs cos theta, Fs cos theta यानी cos 180, and the value of cos 180 is negative. So work done by the friction is negative. याद रहेगा, वर्क डन क्या होगा फ्रिक्शन का, नेगेटिव होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी जो सरफेस पर रखी है। हमने क्या किया, इसको h हाइट तक उठा दिया, इतना कितना डिस्प्लेसमेंट किया, h हाइट तक अगर आपने उठाया, इसका मास m था। आप उठाओगे तो किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करोगे। कितना आपको वेट लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg फोर्स लगाना पड़ेगा। पर इस कंडीशन में ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है, ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी on rising the body। क्या हो जाएगा बेटा, W is equal to force into displacement into cos theta। तो W is equal to force की वैल्यू क्या है, mg। ग्रेविटी कितना होता है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। cos theta, theta is what, 180। तो cos हो गया 180, तो W is equal to minus mg h। देखा आपने। अब आप सोच रहे होंगे सर वर्क डन बाय द ग्रेविटी एक कंडीशन में पॉजिटिव आया था, एक कंडीशन में आपने नेगेटिव दिखा दिया। अगर हमसे पूछ लेगा कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी होता है तो हम क्या लगाएंगे बेटा, आप यही लिखिएगा, वो आपको कंडीशन देगा पर्टिकुलर। वो बोलेगा बॉडी आप ऊपर लेके जा रहे हो या नीचे लेके आ रहे हो, वो बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तभी आप लगाइएगा। तो याद रखिए, फ्रिक्शन, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, बट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव, एंड समटाइम्स जीरो। यस, जीरो भी होता है। आइए देखते हैं फॉर जीरो वर्क। अगर वर्क जीरो होगा तब कितना होगा, देखिए क्या करते हैं, जीरो वर्क के लिए क्या होना चाहिए, 90। क्या फैक्टर होना चाहिए, 90, cos 90 होना चाहिए। और cos 90 के अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पूरी वैल्यू तो जीरो ही जानी है। हम अभी एंगल्स पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, और ये एक बॉडी है जो घूम रही है, इसके उस पर रोटेट कर रही है। हम जानते हैं व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व in a circular path, a force act on the body and which is known as centripetal force. The direction of the centripetal force is always towards the center and radially. कैसे लगता है, radially. This is centripetal force and the direction is what, tangential। ये tangential, ये इसका डायरेक्शन हो गया। और ये किसका डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, s का। एंगल 90 हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो कितना हो जाएगा बेटा, Fs cos 90, so work done is 0। Very simple। तो याद रखिए वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। पहला केस। दूसरा केस देखिए, वर्क डन इसका 0 हो गया। सपोज करिए एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है, और इसके पास क्या है, एक बॉब लगा हुआ है, इसे बॉब बोलते हैं, इसका मास क्या है, m।
हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वी डिस्प्लेस इट वेरी स्लाइट, देन ये यहां पर आ गया यम, ओके। और अगर हम छोड़ देंगे तो कुछ यूं ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये इस पर अब ये रोप है, किससे है, ये स्ट्रिंग से एक रोप से लगा हुआ है, तो इस पर ये टेंशन फोर्स किधर लगाता है, याद रखिए टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हमेशा बाहर की तरफ लगता है टेंशन फोर्स, ये हो गया उसका टेंशन फोर्स। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियली as then the angle is 90, then again work done by the tension force is Fs cos 90 and work done फिर से क्या हो गया 0। तो ये तो हो गया वर्क डन 0। एक एग्जांपल और करते हैं एंड देन ये वीडियो ओवर करते हैं। देखिए सपोज आपने बहुत सुना होगा, बड़ा फेमस केस है ये, कि कूली एक सामान अपने ऊपर रखता है, एक लगेज अपने बॉडी पे रखता है, सर पे रखता है और वो चलता है तो हम देखते हैं कि उसका वर्क डन कितना होता है 0। अगर वर्क डन 0 होता है तो कैसे होता है, बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा। यहां देखिए ये मान लीजिए कूली है, क्या है ये कूली, और इसने अपने ऊपर एक लोड रखा हुआ है जिसका मास है m। हमको पता है कि उसका वेट कहां लगेगा, नीचे mg, और ये कूली किधर चलता है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है उसका, यस इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इस केस में कितना हो जाएगा, W is equal to Fs cos 90, then W is equal to 0। तो याद रखिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज 0, ये 0। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में वर्क डन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।